प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो चेहरा प्रधानमंत्री के लिए जो आ रहा है वो निश्चित रूप में अमित शाह आ रहा है, और उसके लिए तैयारी भी अमित शाह कर चुके हैं, जो मेरी जानकारी है। दूसरी तरफ उन्होंने पिछले 10 साल में अपने जो भी बड़े नेता थे, जो नरेंद्र मोदी इनको टक्कर दे सकते थे, उनको शांत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर उसमें सेंट्रल एजेंसीज का उन्होंने धड़ल्ले से उपयोग किया है। उसमें राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, कई सारे लोग हैं। आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि पूर्ति नाम की जो कंपनी है, उसकी जो इंक्वायरी, नितिन गडकरी इनकी कंपनी है, उसकी इंक्वायरी लगा दी, उसके बाद नितिन गडकरी ठंडे पड़ गए। ऐसा ही मामला राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर हुआ था, और उसमें राजनाथ सिंह बाद में शांत हो गए। तो ये हमने देखा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अमित शाह के टक्कर में आ सकते थे, उनको शांत करने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह एक ऐसे राजनेता है, और नरेंद्र मोदी दोनों ये ऐसे राजनेता है कि जो अपने खिलाफ एक भी सुर वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने गुजरात में भी यही किया। उन्होंने पूरा विपक्ष जो है उसका सफाया किया, और उसके बाद बीजेपी के अंदर का जो विरोधी सुर है वो भी उन्होंने खत्म किया। तो यही काम उन्होंने, जब केंद्र में उनकी सत्ता आई, तो उन्होंने सारे पूरे देश में यही माहौल अपनाया था। अमित शाह की जो पॉलिसी है वो सिर्फ यानी एक ही पार्टी रहेगी, बाकी और कोई बचेगा नहीं। हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले शिरडी, मुंबई, महाराष्ट्र में एक बीजेपी का नेताओं का अधिवेशन हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि अब पंचायत लेवल तक सिर्फ बीजेपी रहनी चाहिए, बाकी और कोई पार्टी रहनी नहीं चाहिए। तो ये जो माहौल है, वो माहौल भारत की जो अब तक की राजनीति है उसके विपरीत रहा है, और उसमें अमित शाह को आरएसएस का जो हस्तक्षेप है वो भी पसंद नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष चुनने की बात है, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनका जो अपॉइंटी है वो आरएसएस नहीं चाहती, और इसको लेकर अपॉइंटमेंट जो है बीजेपी चीफ का, वो महीनों से खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरएसएस भलीभांति जानती है, और दूसरी तरफ आरएसएस का अपना एक मोटो रहा है, अपना एक उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति से ज्यादा विचार महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है कि वो अमित शाह को नकेल कसने के लिए तैयारी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन्होंने पूरा जनतंत्र अपने हाथ में लिया है, और पूरा जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर बाकी सारी जो सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में ली है, उसको देखते हुए आरएसएस को मुश्किल हो रही है कि अमित शाह को कंट्रोल करने में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव, और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रही है। अमित शाह, जो कि खुद को चाणक्य बताते हुए बीजेपी के हर लगभग बड़े फैसलों में अपना दखल रखते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं। बीजेपी की एक पूरी कोटरी है जो अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें भूपेंद्र यादव है, धर्मेंद्र प्रधान है, पीयूष गोयल है, ये सब लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब बावजूद इसके कि अमित शाह के राइट लेफ्ट हैंड बने हुए हैं, यहाँ पर अमित शाह खुद किसी की तरफ ताक रहे हैं, और ताकना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि आरएसएस जो कि लगातार शिकायत कर रही है, यानी कि भागवत के अगर आप जितने भी पिछले स्टेटमेंट सुने, तो बार बार वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम डिसीजन लेंगे। ऊपर दिख रहा है कि दोनों में भिड़ंत हो रही है, कौन वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक वर्चस्व जो है वो आरएसएस का ही बना हुआ है। अमित शाह चाह करके भी उस स्तर पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। जब फैसले की बात आती है, आरएसएस बड़ी स्मार्टली वहां पर अपना काम कर जाती है। अब यहाँ पर चिंता है कि अमित शाह क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे ये सारी परिस्थिति होकर, क्योंकि अमित शाह आरएसएस के उस बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं जैसे कि आरएसएस में और तमाम बड़े नेता हैं। नितिन गडकरी की यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाएं ना चाहते हुए और कहते हुए मतलब दिखा दी, बता दी अपनी स्टेटमेंट में। बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि ये सब होने के बाद क्या अमित शाह के लिए रास्ता इतना आसान रहने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है उस फैसले को लेकर के। हमारे साथ चर्चा के लिए सुभाष शिर्के जी और डॉक्टर सूरज मंडल हमारे साथ चर्चा में है शामिल। उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि अमित शाह जो सोच रहे हैं। सुभाष जी, यहाँ पर बड़ा सवाल है कि अमित शाह को क्या आरएसएस प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब वो खुद चाहते हैं और छोड़ देते हैं हम, वो आरएसएस क्या कभी उन्हें कभी एक्सेप्ट करेगी और वो जगह आने देगी उनके लिए? देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो चेहरा प्रधानमंत्री के लिए जो आ रहा है वो निश्चित रूप में अमित शाह आ रहा है और उसके लिए तैयारी भी अमित शाह कर चुके हैं, जो मेरी जानकारी है। दूसरी तरफ उन्होंने पिछले 10 साल में अपने जो भी बड़े नेता थे जो नरेंद्र मोदी इनको टक्कर दे सकते थे, उनको शांत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर उसमें सेंट्रल एजेंसीज का उन्होंने धड़ल्ले से उपयोग किया है। उसमें राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, कई सारे लोग हैं। आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि पूर्ति नाम की जो कंपनी है, उसकी जो इंक्वायरी नितिन गडकरी इनकी कंपनी है, उसकी इंक्वायरी लगा दी, उसके बाद नितिन गडकरी ठंडे पड़ गए। ऐसा ही मामला राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर हुआ था और उसमें राजनाथ सिंह बाद में शांत हो गए। तो ये हमने देखा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो अमित शाह के टक्कर में आ सकते थे, उनको शांत करने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह एक ऐसे राजनेता है और नरेंद्र मोदी दोनों ये ऐसे राजनेता है कि जो अपने खिलाफ एक भी सुर वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने गुजरात में भी यही किया, उन्होंने पूरा विपक्ष जो है उसका सफाया किया और उसके बाद बीजेपी के अंदर का जो विरोधी सुर है वो भी उन्होंने खत्म किया। तो यही काम उन्होंने जब केंद्र में उनकी सत्ता आई तो उन्होंने सारे पूरे देश में यही माहौल अपनाया था। उसके पहले कांग्रेस का जो एक राजनीति थी कि जियो और जीने दो, ये राजनीति थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी या जनता दल की जितने भी सरकारें 3 सरकारें आई, उन्होंने विपक्ष को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। जियो और जीने दो यही पॉलिसी थी। लेकिन अमित शाह की जो पॉलिसी है वो सिर्फ यानी एक ही पार्टी रहेगी, बाकी और कोई बचेगा नहीं। हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले शिरडी, मुंबई, महाराष्ट्र में एक बीजेपी का नेताओं का अधिवेशन हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि अब पंचायत लेवल तक सिर्फ बीजेपी रहनी चाहिए, बाकी और कोई पार्टी रहनी नहीं चाहिए। तो ये जो माहौल है वो माहौल भारत की जो अब तक की राजनीति है उसके विपरीत रहा है और उसमें अमित शाह को आरएसएस का जो हस्तक्षेप है वो भी पसंद नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष चुनने की बात है, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनका जो अपॉइंटी है वो आरएसएस नहीं चाहती और इसको लेकर अपॉइंटमेंट जो है बीजेपी चीफ का वो महीनों से खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरएसएस भलीभांति जानती है और दूसरी तरफ आरएसएस का अपना एक मोटो रहा है, अपना एक उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति से ज्यादा विचार महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि वो अमित शाह को नकेल कसने के लिए तैयारी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन्होंने पूरा जनतंत्र अपने हाथ में लिया है और पूरा जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर बाकी सारी जो सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में ली है, उसको देखते हुए आरएसएस को मुश्किल हो रही है कि अमित शाह को कंट्रोल करने में। और ये दोनों का जो संघर्ष है वो स्पष्ट रूप से दिखता है और हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी जो 12 दिन लगे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के लिए, तो ये पूरा जो मामला था वो अमित शाह के हाथों में ही था और अमित शाह आखिरकार जो संघर्ष रहा आरएसएस और अमित शाह का, उसमें आखिरकार आरएसएस को की बात अमित शाह को माननी पड़ी। लेकिन कुछ हद तक अमित शाह आरएसएस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस जो है वो अपनी चालें चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो संघर्ष आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेगा। सब पता, आपने जो वाजिब सवाल पूछा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह को पसंद करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप आरएसएस अमित शाह को उनका जो विचारधारा है उसकी तहत व्यक्ति और विचार का, तो उसके तहत उनको पसंद करें। लेकिन दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं है। और अमित शाह जैसे नरेंद्र मोदी को अडवाणी को हटा के नरेंद्र मोदी को आगे किया था, उसमें मोहन भागवत की बड़ी भूमिका थी। तो उसमें अमित शाह को अब हटाकर योगी या फिर देवेंद्र फडणवीस को आगे करना, ये आरएसएस चाहेगी, लेकिन ऐसा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं हो सकता क्या डॉक्टर सूरज? ये बड़ा सवाल है सुभाष जी जो कह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप इस पर बताएं कि मतलब ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि अभी तक तो मोहन भागवत जो भी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, उनकी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं हुई हैं तो उसको लेकर के उन्होंने अनरेस्ट भी क्रिएट कर दिया है बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में। ऐसे में बीजेपी कई जगह पर बैकफुट पर आई है और आरएसएस ने अंततः मतलब खुद ही मतलब फैसले ले लिए हैं। मतलब आउटपुट उन्हीं की तरफ से गया है, फाइनल स्टैंप वही दे रहे हैं फिर भी।
देखिए, इस पूरे बहस में जो दो बैकग्राउंड हम लोग को जानना पड़ेगा। पहली बात है कि जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति है उसको एक तरह से प्रभावित किया गया है, कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और जो उनके सलाहकार और उनके जो सेकंड मैन है अमित शाह, उनका बहुत ही अधिक प्रभाव है पूरे राजनीति में। दूसरी बात हमें यह समझना होगा कि आरएसएस जो है वो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट सोसाइटी नहीं है जो एक तरह से लोगों के भलाई के लिए बनी है। वो उनका जो सोच है वो उसी मानसिकता के तहत है जिसमें वो सवर्ण समाज को सबसे ऊपर रखता है। हमेशा वो चाहेंगे कि एक सवर्ण जो है पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक दौर चला था जब पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के ही लोग चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, उसको दरकिनार करके योगी जी को मुख्यमंत्री जैसे वो बनने दिए। उसी परिस्थिति के तहत भारत में वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का ऑटोमेटिक और जो लॉजिकल सक्सेसर हैं वो योगी जी हो, न कि अमित शाह। बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन अमित शाह जैन है, वो कोई हिंदू नहीं। तो ये सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के अपने सोच और उनका जो विचार, जिनका अभी शिर्के जी बोल रहे थे, वो विचार सिर्फ इतना ही है कि वो हिंदू के नाम पर एक सवर्ण समाज का वर्चस्व को हमेशा आगे रखते हैं। तो उसके तहत अब प्रश्न उठता है कि जब भारत की राजनीति में इतना कुछ, और जो आपने कहा सही कहा कि पूरे के पूरे राजनीतिक स्थिति और जो व्यवस्था है वो लगभग एक शिकंजे में आ चुकी है। देश में जो संस्थानिक जो लोगों के और संवैधानिक जो कर्तव्य है उसको दरकिनार करके भी वो अब देख रहे हैं ना किस तरह से जैसे जो संजीव भट्ट है उनका बेल सुना ही नहीं जा रहा है। हर तरह के चुनावी जो, और वो उन पर गुस्सा किसका है? तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गुस्सा है। यानी कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो एक व्यवस्था, एक संवैधानिक अधिकार जो लोगों का है न्याय प्राप्त करने का, वो भी किसी को नहीं मिलेगा। तो वो ये तो तय है। ऐसी परिस्थिति में आपको मैं और ध्यान दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो ये तमाम चैनलों में और जो पत्रकार हैं उनका ये कयास था कि उस समय जो मनोज सिन्हा गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जो बीएचयू के फॉर्मर स्टूडेंट्स यूनियन अध्यक्ष भी रहे हैं, सवर्ण समाज से हैं, भूमिहार हैं जाति से, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का मोदी जी और अमित शाह का अथक प्रयास। लेकिन यह भी बात सब जानते हैं कि योगी जी ने उस परिस्थिति में अपने आप को एजर्ट करके, और जो भी व्यवस्था है और जो रणनीति रहती है अमित शाह का, जिसमें ब्लैकमेल एक बहुत बड़ा एक उनका औजार है, उसी को काटते हुए वो मुख्यमंत्री बने। और अभी जो परिणाम आए हैं जिसमें अखिलेश जी बहुत अपने आप को वाहवाही दे रहे हैं, उस परिणाम के पीछे भी लोगों का विचार है कि एक तरह से जो अगर एक छत्र जीत उत्तर प्रदेश में अगर हो जाती भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, तो इसका मतलब था कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता। और ऐसा माना जाता है कि चुनावी प्रक्रिया को सही ढंग से करने के लिए एक ढील जो है वहां के प्रशासन ने दे दी, मुख्यमंत्री ने दे दी, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को जो परिणाम देखने पड़े, और आज जो अखिलेश जी खुश हो रहे हैं, और उसके तुरंत बाद उनको समझ में आ जाना चाहिए था जब जो परिणाम आए बाई इलेक्शंस के, वो क्या परिणाम आए, जहां पर उनको 7 सीट जीतनी चाहिए थी वहां वो 2 सीट लेके आए। इसलिए इस व्यवस्था में मेरी समझ ये है कि आरएसएस की बात बनी रहेगी। आरएसएस जानता है कि किस तरह से कहां किस पर अंकुश लगाना चाहिए, और चाहकर भी अमित शाह मोदी जी के उत्तराधिकार के रूप में आरएसएस के चाहते नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरी समझ है। और योगी जी जो है उनका दावेदारी अधिक मजबूत होगा। इसको काटने का सिर्फ एक उपाय है कि अगर चुनावी प्रक्रिया वाकई में एक लोकतांत्रिक तरीके से होगी तो इन दोनों का भी जो दावा है वो दोनों ही निरस्त हो जाएगा। जी मैडम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि किस तरह से अमित शाह जो है वो अपना ये पूरा प्लान जो है खुद अपने घर में ही पूरा कर पाएंगे।
ये सारी तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है सुभाष जी। यहाँ पर ना सिर्फ वो धीरे धीरे करके उन्होंने कई लेयर को साइडलाइन करने की कोशिश की, कई को खत्म करने की भी कोशिश की हो, क्योंकि राजनीति में सब चलता है साम दाम दंड भेद, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आरएसएस छुपे रुस्तम की तरह अमित शाह के लिए सरप्राइज पैकेज लेके बैठी है। अगर वाकई में अंदर से सरप्राइज पैकेज से कुछ और निकल के आ गया, और तो अब क्या लगता है अमित शाह की राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी? देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। तो इसमें ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी इनके बाद अमित शाह और बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है, तो वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है, बीजेपी का स्ट्रक्चर यही है कि बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन मंत्री होता है वो आरएसएस का प्रचारक होता है, और ये प्रचारक जो है वो ही सब कंट्रोल करता है। पार्टी का जो चलन होता है वो कंट्रोल करता है। 2014 के बाद हमने महाराष्ट्र में देखा कि जो मंत्री के जो पीए होते हैं वो कौन हो ये आरएसएस तय करता है। तो इतना कंट्रोल जो है वो बीजेपी पर आरएसएस का है, तो ये कंट्रोल तोड़ना अमित शाह के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अमित शाह अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करके सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया है या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज किया है, वैसे ही वो कुछ हद तक आरएसएस के नेताओं को करना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब गुप्त खेल खेल नहीं पाए हैं, चीजें बहुत गुप्त खेल खेल नहीं पाए, क्योंकि वहां पे आरएसएस के नेताओं को ब्लैकमेल वो क्या करेंगे? वहां पे जो प्रचारक है उनको क्या ब्लैकमेल करेंगे, या उनको सेंट्रल एजेंसी से संजय जोशी को तो साइड लगाया ना। हाँ, संजय जोशी को साइड में लगा लिया, लेकिन वो जो चीजें हैं वो उन्होंने अपने कई चालें चल के की। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करके सारे अलग अलग जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको, और डॉक्टर साहब एक का पतन बहुतों का बचाव भी हो जाता है, सबक वहीं से मिल जाता है। तो ये मुश्किल है, लेकिन ये अभी देखना जरूरी होगा कि कैसे अमित शाह खुद को एसर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जी, ये बहुत बड़ी एक दिलचस्प राजनीतिक उठापटक जो है अंदर चल रही है बड़ी जोर शोर से, लेकिन ये लोगों के सामने निकल के आएगी। उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी तस्वीरें दिखने लगेंगी, कुछ महीनों में तस्वीर साफ होंगी। और खास तौर से ऐसे में दिल्ली में जीत दिलाना, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र में जीत हुई ठीक है, दिल्ली में जीत दिलाना और फिर उसके बाद बिहार का समीकरण बनाना। हालांकि बिहार में अमित शाह हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं, दिल्ली में उनके जुमले वाले स्टेटमेंट हो या फिर चुनाव से ठीक पहले अंबेडकर को लेकर के स्टेटमेंट हो, ये सब बैकफायर ना कर जाए, तो ऐसे में शायद यहाँ पर उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि उस कुर्सी से वो कितनी दूर कैसे बने रहेंगे, उसके पास अगर आने की कोशिश करेंगे भी तो किन दावपेच के साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज हियर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।